गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन एरर सीखने वाले हैं। सेट 4 होगा, आज स्पॉटिंग एरर्स का डे 4 है। आप सभी जानते हैं कि 9:10 पर डेली मैं यूट्यूब लाइव आकर के और आपको अभी एरर सिखा रहा हूं। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस फिलर्स और अन्य चीज़ें करेंगे, तो आप सभी जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं। हम लोग सेट 4 के अंतर्गत 20 क्वेश्चंस करेंगे और आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने, ही बेग्ड मी ऑफ सम मनी फॉर ए चैरिटेबल कॉज, यानी परोपकार के काम के वास्ते, परोपकार के उद्देश्य से उन्होंने मुझसे कुछ रुपए मांगे। तो टू बेग समवन फॉर समथिंग होता है, इसलिए ऑफ हटा करके आप फॉर का प्रयोग करें। ऑफ के बदले आप यहाँ फॉर का प्रयोग करें। टू बेग समवन फॉर समथिंग होता है, यानी यह प्रश्न फिक्स्ड प्रेपोजिशन से था। 1 का आंसर 2 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ इन केस वी रन आउट ऑफ पेट्रोल, रन आउट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसे आपको याद करना चाहिए। रन आउट ऑफ की कमी होना, शॉर्टेज को दर्शाता है यह कि कमी होना। वी वोंट बी एबल टू फाइंड ए पेट्रोल पंप ऑन द वे। ऑन द वे मीन्स होता है रास्ते में। अब कई विद्यार्थी सोच बैठते हैं कि रास्ते में के लिए इन द वे लगाए, भूल के मत लगाइएगा, इन द वे एरर हो जाता है। ऑन द वे आपको लिखना है। अब यहाँ एरर क्या होगा? तो जी बिल्कुल आप सभी सही है, आंसर 1 होगा। इफ के साथ इन केस का प्रयोग नहीं करते हैं और इन केस के साथ इफ का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दोनों अगर आप एक साथ यूज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो या तो इफ का यूज करें, नहीं तो इन केस का यूज करें। ठीक उसी तरह से सपोजिंग और इफ एक साथ दे करके एरर दिया जाता है। तो या तो आप सपोजिंग का यूज करें, नहीं तो आप इफ का यूज करें। इन पर बिल्कुल आप फोकस करें। ये दोनों समान मीनिंग, लगभग समान कहेंगे, लगभग समान मीनिंग रखते हैं और दो शब्द जो एक ही मीनिंग को रखें लगातार यूज नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए 2 का आंसर 1 होगा। आप सभी अपना आंसर कमेंट में जरूर दें। लाइव चैट में आप सभी जुड़े हुए हैं, कमेंट करते चलें। ओके, इट इज क्वेश्चन नंबर 3 हियर और मैं बोलूंगा कि आप लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन के लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20 तक आप मेरे साथ बने रहें। बहुत सी यूनिक चीजें सीखने का मौका मिलेगा। इट इज ए फैक्ट दैट, फैक्ट काउंटेबल नाउन है इसलिए ए का प्रयोग होगा। इट इज ए फैक्ट दैट द लियोपार्ड इज फास्टर देन ऑल एनिमल्स। लियोपार्ड कॉमन नाउन है, इसके पहले द लगेगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें। कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगेगा ही, यहां तक सही है। ऑल के बाद एनिमल्स आया, यही तो गलत है। 3 का आंसर 3 होगा। क्यों? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक लें आप। दैन कभी भी आप यूज करते हैं तो दैन के बाद केवल ऑल दिखाई पड़े काट दें। दैन के बाद आपको ऑल अदर लगाना होगा। दैन के बाद आपको एनी अदर लगाना होगा। अंतर होता है, ऑल अदर के बाद वाला नाउन प्लुरल होता है, एनी अदर के बाद वाला नाउन सिंगुलर होता है। दैन के बाद आपको मोस्ट अदर लगाना होगा जरूरत के अनुसार, और दैन के बाद आपको सम अदर भी लगाना होगा। डिग्री के अंतर्गत ये सारी चीजें आप सीखते हैं। तो दैन के बाद ऑल यहाँ दिख रहा था इसलिए यह गलत है। ऑल हटा करके हमें यहाँ ऑल के जगह पर ऑल अदर लिखना होगा और हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। इस तरह से 3 का आंसर 3 होगा। जी आगे बढ़ते हैं, आप सभी नोट करते चले इसे और अपने जवाब को जरूर दें। नाउ इट इज 4 हियर और मैं वेट कर रहा हूं, आप सभी कमेंट करके जवाब दें। ही इंक्वायर्ड, हैड वी टेकन फूड अर्लियर। उसने पूछा क्या हम लोग पहले खाना खा चुके थे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इंक्वायर्ड आया, जब वाक्य में इंक्वायर्ड आए, जब वाक्य में वांटेड टू नो आए, जब आस्क्ड आए, इंट्रोगेटेड आए, तो आप समझ जाइए कि वो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और जब इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो दो पार्ट को जोड़ने के लिए हमें ज़रूरत है यहाँ इफ लगाने की, या हमें ज़रूरत है यहाँ वेदर लगाने की, और खुद की बात हो रही है तो वी को चेंज करना होगा और तब उसके बाद पहले सब्जेक्ट तब वर्ब लिखना होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी सेंटेंस को आप जब चेंज करते हैं, जब वो इनडायरेक्ट में आता है तो असर्टिव हो जाता है, इसलिए पहले सब्जेक्ट होता है और बाद में वर्ब होता है, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। और इस तरह से
4 का आंसर 2 होगा। नाउ it is 5 here and the question is he had not ought to do it even if he was forced to do, he was forced, उसे मजबूर किया गया। अब यहां शब्द आपको मिला forced, शब्द है forced, forced मीन्स होता है बाध्य, force मीन्स होता है विवश, इसका सिनोनिम होता है compelled, forced का सिनोनिम होगा coerced, कंपेल्ड और कोवर्स्ड, विवश, बाध्य, मजबूर। तो साइनो भी आप सीखे यहाँ पर, इसे भी नोट करेंगे, कॉपी बनाएं सबका। ही हैड नॉट ऑट टू डू इट, जी तो आंसर 1 होगा। इवन इफ मीन्स भले ही या चाहे होता है, तो ही हैड नॉट ऑट टू डू इट, जब भी आपको आउट टू को वाक्य में यूज करना हो पास्ट टेंस में, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा जैसा यहाँ लिखा हुआ है। हमें करना क्या चाहिए, तो हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो ought to लिखें, फिर have का प्रयोग करें और फिर V3 का प्रयोग करें। अगर हम नेगेटिव में लिखते हैं तो हम ought to लिख लें, मिस्टेक। अगर हम नेगेटिव में लिख रहे हैं तो ought not लिखें, अगर हम नेगेटिव में यूज कर रहे हैं तो ought not लिखें, तब to have का प्रयोग करें और तब वर्ब 3 का प्रयोग करें। ये दोनों याद रखेंगे, बार बार इनसे प्रश्न आपको मिलेगा। अगर अफर्मेटिव है तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर, नेगेटिव है तो नीचे वाला स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। किसी भी मोडल वर्ब के साथ हैव लगाना हो तो उस मोडल वर्ब के बाद ही लगता है, पहले कभी लग नहीं सकता। इसलिए यह पूरा पैटर्न जो है गलत है, यह पूरा पार्ट गलत है। इसको जब हम सही करेंगे तो क्या होगा, तो इसका सही फॉर्म होगा ही ought not, he ought not to have done। किसी भी मॉडल वर्ब को जब आप यूज कर रहे हो और उसके साथ हैव लगाना हो तो पहले मॉडल बाद में हैव। अच्छा, हैज और हैड सोचना मना है, बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, हैड तो V2 और V3 होता है। तो इस तरह से 5 का आंसर 1 होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 6 हियर। हिज फ्रेंड प्रिवेल्ड विथ हिम टू एक्सेप्ट द पोस्ट, उसके दोस्त उसे पोस्ट को, पद को स्वीकार करने के लिए उसे प्रिवेल विथ कर लिए। यही तो आपको ध्यान देना है। प्रिवेल शब्द जो है इसका अर्थ होता है छा जाना, व्याप्त हो जाना, जिसका सिनोनिम होता है परवेड। अब शब्द है प्रिवेल, जिसे हम प्रेपोजिशन के साथ यूज करेंगे तो मीनिंग चेंज होगा। प्रिवेल अपॉन हो जाता है, जिसका हिंदी होता है राजी कराना, किसी को कोई काम करने के लिए तैयार करा लेना प्रिवेल अपॉन होता है। अगर हम प्रिवेल के साथ ओवर का प्रयोग कर दें तो इसका अर्थ हो जाएगा विजय पाना, प्रिवेल ओवर, विजय पाना। जी तो अब दोस्त उसे राजी करा लिए, इसलिए आंसर होगा 2 और विथ हटा करके हमें अपॉन का प्रयोग करना होगा फिक्स्ड प्रेपोजिशन से। यह क्वेश्चन है ऑलरेडी प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का प्रिवेल पर मैंने एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। आपको समय मिले आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन के प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके देख लें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ से मिलने वाली हैं। नाउ इट इज 7 हियर एंड द क्वेश्चन इज ट्रू चैरिटी डजंट कॉन्सिस्ट इन इनडिस्क्रिमिनेट आर्म्स गिविंग, अंधाधुंध भिक्षा देने में वास्तविक दान निहित नहीं है। दिस सेंटेंस इज, जल्दी बोलें आप लोग, इज राइट और रॉन्ग। आप लोग कहेंगे कि कॉन्सिस्ट के साथ ऑफ लगा दीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि दिस सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर। फिर कैसे? तो प्रायः लोगों ने सीखा कि कंसिस्ट ऑफ लगाओ, बिल्कुल लगाओ। कंसिस्ट के साथ ऑफ तब लगाइए जब कुछ चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाई गई हो, यानी से मिल कर बना होना। जब अर्थ हो से मिल कर बना होना तब आप कंसिस्ट के बाद ऑफ का प्रयोग करें, और जब अर्थ हो में निहित होना
तब आप कंसिस्ट के साथ इन का प्रयोग करें। कंसिस्ट इन में निहित होना, तो वास्तविक दान, चैरिटी दान, वास्तविक दान निहित होता है अच्छे कर्मों को करने में। ये नहीं कि आप आंख बंद करके इनडिस्क्रिमिनेट, बिना सोचे विचारे आंख बंद करके भिक्षा देते जाएं, कहें कि बड़ा दान किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं माना जाता। ट्रू चैरिटी इसे नहीं माना जाएगा। तो में निहित होना, तो जब भी निहित होना के अर्थ में आए तो कंसिस्ट के साथ इन बिल्कुल लगेगा। यहाँ लगा हुआ था, इसलिए सेंटेंस करेक्ट था। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है उतावला, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अविवेकी। अविवेकी, इसका सिनोनिम बताएं आप लोग, इसका सिनोनिम बताएं। इनडिस्क्रिमिनेट के लिए आप सिनोनिम क्या लिखेंगे? जी जल्दी बता दें। आप रैश लिखिए। इनडिस्क्रिमिनेट का सिनोनिम आप रेकलेस लिखिए। रैश और रेकलेस लिखिए इनडिस्क्रिमिनेट के सिनोनिम के रूप में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 8 हियर एंड द क्वेश्चन इज माई अंकल फॉरबेड मी। मेरे अंकल ने मुझे मना किया नॉट टू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ हिज लेटर। यहाँ आपको एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा है गो थ्रू। अब गो थ्रू का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। एक होता है से होकर गुजरना, जैसे आई वॉज पासिंग थ्रू योर विलेज, मैं तुम्हारे गांव से होकर गुजर रहा था। और इसी गो थ्रू मतलब होता है पढ़ना, शुरू से अंत तक पढ़ना, भली भांति पढ़ना, गो थ्रू होता है। तो माई अंकल फॉरबेड मी नॉट टू गो। अब फॉरबेड शब्द जो है प्रिवेंट शब्द है, प्रोहिबिट है, डिनाई है, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं। फॉरबीड से बनता है फॉरबेड। फॉरबीड इसका बेसिक वर्ड होता है, V1 होता है, जिसका अर्थ होता है मना करना, रोक देना। तो रोक देना, मना कर देना, तब नॉट कहाँ से लगेगा? यानी आप नॉट को हटा दें, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कंटेंट से कंटेंट्स बना है। कंटेंट मतलब संतुष्टि होता है। कंटेंट मीन्स संतुष्टि। इन सभी चीज़ों को सीखें, नोट करें। और कंटेंट्स मीन्स होता है विषय सूची। विषय सूची आपको देखना है, यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। कंटेंट आपको कहाँ से बढ़िया मिल रहा है? बोलचाल में हम लोग कंटेंट ही कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, बट वास्तविकता यही है कि वो कंटेंट्स होता है। तो आपको कंटेंट्स कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आपको जानकारी मिल रही है? अब कंटेंट्स मीन्स विषय सूची, कंटेंट्स मीन्स किसी चीज़ के अंदर रखी गई चीज़, वो भी उसका कंटेंट्स कहलाता है। तो आपको कंटेंट्स पर फोकस करना है, नाम पर फोकस न करें। तो माई अंकल फॉरबेड मी नॉट टू, आप इसे आसानी से सीख लिए। मूव करते हैं आगे की ओर। इन सभी को आप नोट करेंगे और याद करेंगे। आई सॉ दिस न्यूज़ टुडे मॉर्निंग दैट ही वॉज शॉटेड। आज सुबह मैंने यह खबर सुनी कि उसे गोली मार दी गई। तो आज सुबह मैंने यह खबर देखी, अच्छा टीवी में देखे हैं भाई, देख लिए कि उसे गोली मार दी गई। अब यहाँ हम देख रहे हैं आंसर 2 होगा। टुडे मॉर्निंग लिखा हुआ है, यह स्लैंग यूज है। टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, ये सभी गलत यूज होते हैं। इनके बदले आप यूज करें दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नून। टुडे नहीं लिखें। ऐसे ही अगर आपको कहीं मिलता है यस्टरडे नाइट, यस्टरडे इवनिंग, तो इसे भी आप गलत काटें। इसके लिए आप प्रयोग करें लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट का। तो ये स्लैंग यूज के अंतर्गत आता है, आप इसे याद करें। टुडे मॉर्निंग कभी न लिखें, ये गलत माना जाता है। तो दिस मॉर्निंग कर दें, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। टुडे मॉर्निंग के बदले आप दिस मॉर्निंग का यूज कर दें, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 10 हियर एंड द क्वेश्चन इज आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ। जानने का काम 10 वर्ष पहले शुरू हुआ और अब भी जारी है। तो आपके मन में आएगा कि हाँ बिल्कुल 10 वर्ष पहले शुरू हुआ और अब भी जारी है, तो हैव बीन नोइंग होना चाहिए, बट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नो के साथ आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूअस एक्टिविटी के लिए मना है, नहीं किया जाता है। यानी यह पूरा पार्ट गलत हो जाएगा, यह पूरा पार्ट गलत हो जाएगा। अब इसके साथ इसके बदले क्या यूज करें? तो हैव प्लस V3 का यूज करें।
कुछ निषिद्ध वर्ब हैं जिन्हें कंटिन्यूअस एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे अंडरस्टैंड है, नो है, फील है, हियर है, सी है, अपीयर है। इन सब के साथ जब परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाई पड़े तो उसे आप परफेक्ट टेंस में बदल दें, आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इस तरह से 10 का, आई एम सॉरी, मैं पहले बता चुका हूँ, 10 का आंसर 1 होगा। ये गलत जगह चिन्ह लग रहा था हमसे जी। हिंदी में बोलूँगा, जानता हूँ, मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हिंदी बोलिएगा। इट इज़ 11 हियर एंड द क्वेश्चन इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग वॉज टू कम टू एन एंड। अब यहाँ एक फ्रेज मिला आपको, कम टू एन एंड, कम टू एन एंड, जिसका अर्थ होता है समाप्ति के कगार पर होना या समाप्त होना। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इस सच्चाई के बावजूद कि मीटिंग समाप्त होने वाली थी, शी इंसिस्टेड टू आस्क सम क्वेश्चंस, वह कुछ प्रश्नों को पूछने के लिए हठ की, जिद की। तो आंसर 3 होगा। और इंसिस्टेड के बाद टू आस्क जो है यह बिल्कुल गलत है। कभी भी जब आप इंसिस्ट का प्रयोग करें और इसके लिए वर्ब यूज करना हो तो बीच में ऑन का यूज करके और तब जेरंड का यूज करें। यही कॉन्सेप्ट है, यही ट्रिक है। यानी टू आस्क के बदले हम यहाँ प्रयोग करेंगे ऑन आस्किंग का, इंसिस्ट प्लस ऑन प्लस जेरंड। तो आपका आंसर इस तरह से 3 होगा। आप सभी कमेंट जरूर करते रहें और मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। और जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लाइक करें, आप लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक एक यूनिक एनकरेजमेंट है मेरे लिए। आप कुछ सजेशंस दें, लाइक ज़रूर करें। दिस अपार्टमेंट कंप्राइजेज ऑफ 12 फ्लैट्स। दिस अपार्टमेंट कंप्राइजेज ऑफ 12 फ्लैट्स। इस अपार्टमेंट के अंतर्गत 12 फ्लैट्स आते हैं, यानी यह 12 फ्लैट से निर्मित है। इसमें 12 फ्लैट समाहित हैं, बने हुए हैं। तो गलती क्या है, तो कंप्राइज शब्द जो है कभी भी अपने साथ ऑफ नहीं लेगा। भूल करके कंप्राइज के साथ ऑफ न लगाएं। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग होता है कॉन्सिस्ट ऑफ। कॉन्सिस्ट हमेशा ऑफ लेगा, से मिलकर बना होना, दोनों का अर्थ होगा से मिलकर बना होना। कंप्राइज प्रेपोजिशन कभी नहीं लेगा, जबकि कंसिस्ट हमेशा ऑफ लेगा, दोनों का मीनिंग होगा से मिलकर बना होना। कंसिस्ट हमेशा ऑफ लेगा, कंप्राइज कभी भी ऑफ नहीं लेगा। याद करें, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं और इस नियम के आधार पर आपने सीखा, आपने जाना कि कंप्राइजेज के साथ ऑफ यहाँ गलत है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 13 हियर एंड द क्वेश्चन इज लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स। वह परिस्थिति जो कुछ वर्ष पहले व्याप्त थी, उस परिस्थिति, उस स्थिति का परीक्षण करने पर ही वॉज टेकन दैट डिसीजन। उस स्थिति को वह पहले भांपा, उसकी परीक्षा किया, उसकी जांच किया और तब डिसीजन लिया। किसने लिया? ही ने। सब्जेक्ट इज एक्टिव हियर, और जब सब्जेक्ट एक्टिव हो तो दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव होता है। सब्जेक्ट पैसिव हो तब पैसिव होता है। सब्जेक्ट ने ही काम को किया, दूसरे शब्द में समझें, सब्जेक्ट ने ही काम को किया तो पैसिव में कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट को किया गया होता तो पैसिव होता। यानी डिसीजन किसने लिया? तो ये डिसीजन जो है ऑब्जेक्ट है, इसको किसने लिया? तो ही ने। तो जब ही ने लिया तो पैसिव की क्या जरूरत? एक्टिव की जरूरत है ना, इसलिए टूक लगाना होगा। दूसरा ट्रिक, किसी भी प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हो तो उसे एक्टिव वॉइस में लिखें, पैसिव में भूल करके नहीं। इसलिए इसका आंसर होगा 3। Now it is 14 here and the question is he is sure to succeed because he is used to work very hardly. He is sure to succeed because he is used to work very hardly. It is so simple and so simple. निश्चित है कि वह सफल होगा क्योंकि उसे कठिन परिश्रम करने की आदत है।
इज श्योर फ्यूचर का सेंस रखता है, ये ना सोचें कि कह रहे हैं होगा और इज लगा दिए हैं। वर्क हार्ड होता है भाई, वर्क हार्डली लिखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ हार्डली हटा के हार्ड लिखें, आंसर 3 होगा। वर्क हार्ड होता है कठिन परिश्रम करना। It is 15 here and the question is every man, woman and child is now aware of the terrible consequences of habit of smoking. हर पुरुष, स्त्री और बच्चा अब यह जान गए हैं कि धूम्रपान करने की जो आदत है उसका परिणाम कितना भयावह होता है, कितना बुरा होता है। तो क्या एरर है इसके अंतर्गत? तो जी आंसर 3 होगा और हैबिट के पहले द लगाना होगा और लिखना होगा द हैबिट ऑफ। ऐसा क्यों? तो ये ट्रिक है, आर्टिकल के अंतर्गत मैं सिखाता हूँ इसे। किसी भी नाउन के पहले द लगाएं, यदि उस नाउन के बाद ऑफ लगा हो तो हैबिट नाउन है उसके बाद ऑफ लगा है, इसलिए हैबिट के पहले द लगाना होगा, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज 16 हियर एंड द क्वेश्चन इज दिस मोबाइल इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 20,000 रुपीज़। जी रुपीज़ बिल्कुल सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। यह मोबाइल बहुत अच्छी है लेकिन मुझे इसमें खर्च 20,000 रुपये आ गए। तो खर्च आ गए बट ये कॉस्ट ही होगा। कॉस्ट 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 तीनों रूप में कॉस्ट होता है। सेट सेट सेट, रीड रेड रेड, कट कट कट, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। बहुत से वर्ब हैं जिनका V1 ही V2 और V3 का काम करता है, इसलिए यहाँ कॉस्टेड गलत था, कॉस्ट का ही प्रयोग करें, सेंटेंस शुद्ध होगा। नाउ इट इज 17 माई ब्रदर हैज़ एंड इज स्टिल डूइंग। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, सेम प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं और यहाँ रिपीटिशन ऑफ द सेम टाइप। आंसर 1 होगा जब दो अलग अलग एक्सुलियरी वर्ब एंड से जुड़े हों तो दोनों एक्सुलियरी वर्ब के लिए अलग अलग प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग करना होता है। इज के लिए वर्ब 4 आ चुका है बट हैज के लिए वर्ब 3 नहीं आया है, इसलिए आंसर 1 होगा और इसे करेक्ट करने पर होगा हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग, यानी मेरा भाई कर चुका है और अभी भी कर रहा है, तो ऐसे लिखा जाना चाहिए था। मूव टू द नेक्स्ट। इट इज 18 हियर एंड द क्वेश्चन इज इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप ए स्वीट लेटर which his wife had written to him। गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के, तैश में आकर के वह उस चिट्ठी को, उस मधुर चिट्ठी को फाड़ दिया जिसे उसकी पत्नी ने उसके पास भेजा था, लिखा था। राइट टू मीन्स होता है के पास लिखना। टोर के बाद अप की क्या जरूरत है? टीयर, टोर, टॉर्न होता है। टीयर मीन्स होता है फाड़ देना, दूसरा रूप टोर होता है, तीसरा रूप टॉर्न होता है। अप अननेसेसरी लगा है, इसलिए आंसर होगा 2। इन ए फीट ऑफ टेम्पर, इन ए फीट ऑफ एंगर ज़्यादा यूज होता है इन ए फीट ऑफ एंगर, बट इन ए फीट ऑफ टेम्पर को हम लोग गलत नहीं काटेंगे। इन ए फीट ऑफ एंगर बेहतर होगा बट टेम्पर को गलत नहीं काटेंगे। इन ए फीट ऑफ रेज भी होता है, एंगर का ही सिनोनिम होता है रेज, टेम्पर भी वही है। नाउ इट इज 19 हियर एंड द क्वेश्चन इज ऑन माई रिक्वेस्ट ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड फोटोग्राफर। मेरे आग्रह पर उसने मेरा परिचय अपने एक मित्र से कराया जो गायक भी है और फोटोग्राफर भी है। तो यदि एक ही आदमी के लिए 10 बार पद आया हो, 10 बार पद आया हो, सिंगर आ गया, फोटोग्राफर आ गया और 4-5 पद आ जाते, 4-5 नाम उसके साथ जुड़ जाते, आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट वाले पद के पहले होता, बाद वाले के पहले नो आर्टिकल एंड नो आर्टिकल होगा, इसलिए आंसर इसका 3 होगा। इंट्रोड्यूस परिचय करना और परिचय कराना दोनों होता है। नाउ इट इज 20 हियर एंड द क्वेश्चन इज डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड
व्हेन यू वर इन द गार्डन, जब आपने आप लोग, डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द गार्डन, जब आप बगीचे में थे तो क्या आपने बच्चों में से किसी को देखा। तो एनी ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है, इसलिए चाइल्ड के बदले हमें चिल्ड्रन का प्रयोग करना होगा। ट्रिक क्या है, तो एनी ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ प्लस प्लुरल नाउन, और इसी ट्रिक से बना कि हम चाइल्ड के जगह चिल्ड्रन का प्रयोग किए। इस तरह से आंसर 2 होगा। तो आज के सेशन में हम लोग बस 20 क्वेश्चन किए। इस आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।